हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास और ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी के बीच में। तो देखो, सबसे पहली बात हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका हम रिलेशन देखेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास के साथ, ऑब्जर्व्ड मोलर मास के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन देखेंगे ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, अल्फा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास के रिलेशन से। तो उससे पहले हम देखते हैं अल्फा क्या होता है। अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हमारे पास डिफाइंड ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ये इस तरह से हमारे पास अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइंड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास की। इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी, तो इसको देखो। सपोज मेरे पास ना कोई रिएक्शन है A टू B और लेट्स से A टू NB। इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लो इसका 1 मोल है, ये भी नहीं बना क्योंकि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिया। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो इसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट होंगे और इसके एन अल्फा मोल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो अब देखो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में A प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे और उसका 1 मोल प्रेजेंट है। देखो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस टाइम पे जब 1 मोल प्रेजेंट है तो मास और मोलर मास दोनों इक्वल होंगे। तो इस टाइम पे जो मास होगा इस कंटेनर में A का, तो वो हमारे पास होगा मोलर मास ऑफ A, और हम इसे मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल मोलर मास, या फिर इसे हम रियल मोलर मास कह सकते हैं। डिफरेंट नोटेशंस है पर बात एक ही है कि मोलर मास रिएक्टेंट का या फिर इनिशियली जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसका मोलर मास। अब आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है, मींस हमारे पास आ गया मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में कुछ A के मोल्स हैं, कुछ B के मोल्स हैं। हमने ये फॉर्मूला देखा तो देखो हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास आया ना मिक्सचर का, वो आया हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं एवरेज मोलर मास, बिकॉज यहाँ पे A भी प्रेजेंट है, B भी प्रेजेंट है मिक्सचर में। अब सिर्फ ना तो A का मोलर मास आएगा ना B का आएगा, हमारे पास आएगा मिक्सचर का। अब मिक्सचर में दोनों के अलग अलग मोल्स हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि A का मोलर मास प्लस B का मोलर मास बाय 2 कर दें, वो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन दोनों के। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास के बीच मोलर मास का रिलेशन निकालना है एक्चुअल मोलर मास के साथ, और अल्फा की हेल्प लेके ये काम हमें करना है। इसको मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देती हूँ। इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है जिसका 1 मोल है, तो हमारे पास मास और मोलर मास दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो मास होगा कंटेनर में जो A है उसका, वो हमारे पास होगा मास ऑफ रिएक्टेंट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हम रियल और एक्चुअल मोलर मास भी कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास मिक्सचर बन गया, और इस मिक्सचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो हमारे पास आएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास और एवरेज मोलर मास। हमें रिलेशनशिप निकालना है एवरेज मोलर मास के बीच में और एवरेज मोलर मास का एक्चुअल मोलर मास के साथ। देखो हमें ना डिफरेंट नोटेशंस पता होनी चाहिए। एग्जामिनर बहुत अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बोल सकता है, एग्जामिनर एवरेज मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कोई भी नोटेशन यूज कर सकता है। एक्चुअल की जगह वो रियल मोलर मास भी बोल सकता है, या फिर वो रिएक्टेंट का मोलर मास भी कह सकता है। तो ये डिफरेंट नोटेशन है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए देखो ध्यान से एक बार दोबारा से रिएक्शन कंसीडर करते हैं A टू NB। एट टाइम t इज इक्वल टू, इसका 1 मोल था, ये नहीं बना। एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, ये होगा 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। अब देखो इस टाइम पे हमारे पास है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज मोलर मास। तो देखो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो मोलर मास होगा वो हमारे पास होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स मींस n। अब अगर मैं मोलर मास इस मिक्सचर का निकालना चाहती हूँ तो वो हमारे पास होगा एवरेज मोलर मास, m एवरेज। ये किसके इक्वल होगा, गिवन मास मींस इस मिक्सचर का मास मींस टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ध्यान से देखना, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला, मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इस मिक्सचर पे। मैं इस फॉर्मूले को इस मिक्सचर पे अप्लाई कर रही हूँ।
तो इस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा उसे मैंने एवरेज या ऑब्जर्व्ड मोलर मास के नाम से डिनोट किया है. सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर. अब देखो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर है ये निकालना तो बहुत इजी है. ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. बट टोटल मास ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये हेल्प लेनी पड़ेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो हमें कहता है कि इनिशियल और फाइनल जो मोलर इनिशियल और फाइनल मास जो होता है वो सेम होता है. देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मिक्सचर का मोलर मास, टोटल मोलर मास. ये मेरे पास है इनिशियल. तो जहां से हम लेके चले जो इनिशियल मास होगा वही तो हमारे पास कुछ टाइम के बाद इसका मास होगा. बिकॉज मास जो होता है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है. तो इसका जो मोलर मास है, इसका जो टोटल मास ऑफ मिक्सचर है, उसकी जगह पे हम इसका मास ले सकते हैं जो हम लेके चले, जो जिसको हमने नाम दिया मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट. राइट. तो जो टोटल मास है, ध्यान से देखना, ये मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, जो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए एम एवरेज इज इक्वल्स टू एम रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. तो देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस मिक्सचर पर हमने ये वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज हम मिक्सचर का मास निकालना चाहते थे जो हमें हमारे पास है एम ऑब्जर्व्ड या एम एवरेज. इसके लिए गिवन मास मींस इस मिक्सचर का मास. हमने क्या किया, बिफोर और आफ्टर वाले मास को इक्वल कर दिया. बिफोर आफ्टर का तो हम नहीं निकाल सकते मास, क्योंकि वो डिफिकल्ट है निकालना. बिफोर का मास हमें पता है मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट का, बिकॉज इसका एक मोल ही है. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कौन सा, एम एवरेज, जिसे हम एम ऑब्जर्व्ड भी कह सकते हैं. राइट. ये किसके इक्वल हो गया, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट के, जिसे हम रियल और एक्चुअल मोलर मास कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. ये हमारे पास आया है एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें क्या बताते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास और एवरेज मोलर मास. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, n क्या होता है, n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मेरे पास A2 2B प्लस C, ये कोई रिएक्शन है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ये सारे गैसियस फॉर्म में है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 1. तो n की वैल्यू होगी 3. इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं. A अगर हमें सपोज 2A अगर हमें 2B प्लस 3C दे रहा है, तो इस केस में n क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि होगा 5/2. तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. नेक्स्ट हमें सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. अल्फा अगर एग्जामिनर हमें देगा, रिएक्टेंट का मोलर मास हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, N2O4 गिव्स यू 2NO2. यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने हमें क्या क्या डेटा दिया, सपोज हमें एग्जामिनर ने अल्फा की वैल्यू गिवन दे दी, और एग्जामिनर ने हमसे ये पूछ लिया कि हमारे पास एवरेज मोलर मास क्या होगा इस मिक्सचर का. तो देखो मोलर मास हम एक्चुअल या रिएक्टेंट का मोलर मास तो निकाल सकते हैं, मींस N2O4 का मोलर मास हम इजीली निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं. n की वैल्यू तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट. तो हमें सिर्फ और सिर्फ सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है ताकि हम ऑब्जर्व्ड और एवरेज मोलर मास निकाल सके. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेपर डेंसिटी की, मींस रिलेशन बिटवीन अल्फा और वेपर डेंसिटी. तो इस वेपर डेंसिटी के एक्सप्रेशन और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें यही वाला एक्सप्रेशन यूज करना है कि जो m ऑब्जर्व्ड और m एवरेज है ना, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होते हैं m एक्चुअल या मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. तो हमें इसको यूज करना है इसके लिए. अब हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि जो मोलर मास होता है वो हमारे पास 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी होता है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, हमें कुछ नोटेशंस पता होनी चाहिए कि कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होता है. कैपिटल डी हमारे पास होता है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, और स्मॉल डी हमारे पास होता है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन. तो देखो सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है A2NB. अगर डिसोसिएशन नहीं हुई है, मींस एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो उस रिएक्टेंट के वेपर डेंसिटी को मैं कैपिटल D कहूंगी. एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा. अब इस मिक्सचर के वेपर डेंसिटी को मैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी बोलूंगी या फिर स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूंगी. ठीक है. अब हमें पता है इस एक्सप्रेशन से जो हमारे पास कैपिटल D होगा, कैपिटल D मींस वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, दिस विल बी
इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब ये बिफोर डिसोसिएशन है, बिफोर डिसोसिएशन मींस रिएक्टेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2, या इसे हम एक्चुअल मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हैं। तो हम मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में, 2 टाइम्स कैपिटल डी। तो हमारा इसका तो इलाज हो गया कि ये रिएक्टेंट का मोलर मास एक्चुअल मोलर मास इज 2 टाइम्स कैपिटल डी। अब अगर मैं एवरेज मोलर मास की बात करूं तो इसको देखना ध्यान से। एवरेज मोलर मास मींस एवरेज मोलर मास को हमें रिलेट करना है स्मॉल डी से। तो देखो एवरेज मोलर मास का मतलब होता है इस सोल्यूशन का मोलर मास, इस सोल्यूशन के मोलर मास को और इस सोल्यूशन के मास को हम बोलते हैं एम एवरेज, ये कोरेस्पॉन्ड करेगा स्मॉल डी से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्मॉल डी। हमारे पास सारी टर्म्स आ गई कि जो एम एवरेज या एम ऑब्जर्व्ड है दिस इज 2 टाइम्स स्मॉल डी, एम एक्चुअल इज 2 टाइम्स कैपिटल डी। अब हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन में पुट करना है और हमारे पास देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो हमारे पास क्या है, एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू एम एक्चुअल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और हमने क्या बोला, जो एम एक्चुअल है वो मेरे पास 2 टाइम्स कैपिटल डी है और जो मेरे पास एम ऑब्जर्व्ड है वो 2 टाइम्स स्मॉल डी है। तो सिर्फ पुट करना है, जल्दी से पुट करते हैं। 2d इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो d माइनस डी अल्फा प्लस एन डी अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। तो हमने इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, स्मॉल डी और अल्फा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एन, राइट। सिर्फ हमने रीअरेंजमेंट की है तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा d माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू अल्फा। ये मेरे पास रिलेशन आता है अल्फा का विद वेपर डेंसिटी। तो यहाँ ध्यान से, बिल्कुल ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जो कैपिटल डी है दिस इज वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, और जो स्मॉल डी है ये वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। जो आफ्टर डिसोसिएशन वाली होगी वो मेरे पास ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होगी, ऑब्जर्व्ड। जो बिफोर डिसोसिएशन वाली होगी वो मेरे पास एक्चुअल वेपर डेंसिटी होगी। अब एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जाम में वो हमें कैपिटल डी नहीं देता जनरली, बिकॉज वो ये मान के चलता है कि हमें पता है कि जो कैपिटल डी होता है वो हमारे पास मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट का मोलर मास रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कैपिटल डी हमारे पास इजीली आ जाएगा। स्मॉल डी की वैल्यू वो हमसे निकलवा सकता है, मींस वो पूछ सकता है व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, वो ये पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, और वो हमें अल्फा की वैल्यू दे सकता है। और एन हमें पता है बहुत अच्छे से, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है। हम इन दोनों को समराइज करते हैं। सबसे पहली बात, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है ये हमारे पास होता है एक्चुअल मोलर मास और मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट वन एंड द सेम थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसकी जगह पे हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिख दूं अगर मैं, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 2d लिख सकती हूँ, 2 स्मॉल डी दिस इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल डी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बस इसको रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी विच इज, यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं, d माइनस डी स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी 1 माइनस एन, यही वैल्यू है हमारे पास अल्फा की। तो इसका एक्सप्रेशन ध्यान रखना और ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना, और हर टर्म क्लियर होनी चाहिए। जैसे एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स होता है, और इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल डी जो होता है वो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 होता है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए और एक्सप्रेशन ध्यान में होने चाहिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज लेक्चर। हमने क्या किया, हमने अल्फा का रिलेशन देख लिया ऑब्जर्व्ड मोलर मास के साथ, हमने अल्फा का रिलेशन देख लिया ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी के साथ। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमें हर एक नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर हमें कोई भी डेटा दे रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट तो हमें उसे पता होना चाहिए कि वो क्या चीज हमसे हमें दी गई है या फिर कौन सी क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।